हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है रीनल वेन ऑक्लूजन एंड रीनल आर्टरी ऑक्लूजन। सबसे पहले अगर हम रीनल के ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं, आर्टरी और वेन, तो पहले रीनल में कौन कौन से ब्लड वेसल उसके कैसे लेयर में जाते हैं इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। रेटिना इनर मोस्ट लेयर होता है जिसमें मेनली 10 लेयर्स होते हैं। तो तीनों लेयर्स में कैसे ब्लड सप्लाई होता है ये जानना पड़ेगा। उससे पहले इसके 3 लेयर्स के बारे में जानते हैं। हम बता रहे हैं आउटर से इनर में, ठीक है। तो जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको कहते हैं RPE, क्या है, पिगमेंटेड इपिथेलियम। दूसरा फोटो रिसेप्टर। तीसरा क्या है, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। चौथा आउटर न्यूक्लियर लेयर। पाँचवा आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। छठा इनर न्यूक्लियर लेयर। सातवां इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। इसके बाद क्या होगा, गैंग्लियन सेल लेयर। उसके बाद नर्व फाइबर लेयर और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये 10 हैं। तो ऐसे पहले एक बात बता देती हूँ फिर समझाऊंगी। जो स्टार्टिंग के 4 हैं ना उसको सप्लाई कर होता है कोरियो कैपिलरी के द्वारा, ठीक है। जो लास्ट का 5 है वो सप्लाई होता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के द्वारा, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के द्वारा। और जो बीच वाला मतलब जो 5वां नंबर है वो सप्लाई होता है कोरियो प्लस सेंट्रल रेटिनो आर्टरी दोनों के द्वारा, ठीक है। तब इसको समझेंगे कैसे। सबसे पहले आपको पता है हमारा 3 लेयर होता है। आउटर को स्क्लेरा कहते हैं, बीच वाले को कोरोइड कहते हैं और इनर को रेटिना कहते हैं, ठीक है। इनर का 10 लेयर बना देती हूँ तो आपको इजी होगा समझना। ये एक लेयर हो गया, ठीक है, सॉरी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए ये जो कोरोइड है ये यहाँ पर भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोरोइड कैपिलरी, ठीक है। तो ये कोरोइड कैपिलरी से ही मेनली स्टार्टिंग के 4 लेयर को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। तो पहले 4 लेयर को कौन सा हो जाएगा, कोरोइड कैपिलरी, ठीक है। और ये 6 से 10 तक ये मेनली यहाँ पर क्या होता है अंदर में, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, इससे ये लास्ट के 5 लेयर को मिलता है। और जो ये 5वां होता है ना इसको कोरोइड कैपिलरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी दोनों से मिलता है। अब तो आपको पूरी तरह क्लियर कट हो गया होगा कि किससे किसको सप्लाई मिलता है। और जो मैकुला रीजन होता है उसको सप्लाई होता है मेनली सुपीरियर और इंफीरियर टेम्पोरल ब्रांचेज ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। याद रखिएगा कौन सा, अभी आपको पता है रेटिना में एक सेंट्रल पाथ होता है जिसको हम मैकुला कहते हैं। मैकुला को सप्लाई कौन करता है, द सुपीरियर या इंफीरियर टेम्पोरल ब्रांचेज ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, आपको पता है ब्लड वेसल्स में मेनली 2 चीज़ होता है, क्या, वेन और आर्टरी, ठीक है। तो वेन कौन कौन सा वेन होता है, तो ब्रांच वेन मतलब जो मेन वेन होता है ना उससे निकल के, रेटिनल वेन से निकल के एक ब्रांच वेन होता है। फिर सेंट्रल वेन होता है और कौन सा वेन होता है, हेमी रेटिनल वेन। जब आर्टरी की बात करें तो ब्रांच आर्टरी, सेंट्रल आर्टरी, हेमी रेटिनल आर्टरी और एक और आर्टरी होता है सीलियो रेटिनल आर्टरी, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला है रेटिनल वेन ऑक्लूजन के द्वारा, ठीक है। तो ऑक्लूजन भी 2 तरह का होगा। पहले रेटिनल वेन, पहले ओवरऑल करते हैं। ऑक्लूजन भी 2 तरह का होगा, एक होगा आर्टरियल ऑक्लूजन और एक होगा वेंट्रिकल, कौन सा, वेन ऑक्लूजन। तो आर्टरियल ऑक्लूजन में हमें क्या क्या पढ़ना है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, सीलियरी रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन और हेमी रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन।
और वेन में कौन कौन सा होगा, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन और हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं फर्स्ट नंबर पे। पहला नंबर पे पहले वेन के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आर्टरी में जाएंगे, ठीक है। तो रेटिनल वेन ऑक्लूजन, इसका पहले कुछ करैक्टरिस्टिक बताती हूँ। ये नाम से ही क्या लग रहा है, रेटिना के वेन में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण दो चीज़ हो सकता है, या तो ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा पास करेगा या एकदम ही पास नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर एकदम ही पास नहीं किया तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी और इस्कीमिक कंडीशन आएगा। और अगर हल्का हल्का पास किया, इसका मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच रहा है, नॉन इस्कीमिक कंडीशन होता है। मतलब कि रेटिनल वेन ऑक्लूजन दो तरह का होता है, कौन कौन सा, इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक। जब हम इस्कीमिक की बात करें तो इसमें मेनली क्या होता है, ये क्यों होता है, तो जो इस्कीमिक वेनस ऑक्लूजन है, सेंट्रल वेनस ऑक्लूजन, वो मेनली वेनस के स्टैटिस के कारण होता है, वेनस में पूरी तरह रुकावट के कारण होता है। ये तो पहले ही डिस्कस कर दिया था। दूसरा, इंक्रीज वेस्कुलर बैक प्रेशर, मतलब बैक प्रेशर ज़्यादा लगता है, ये जो ब्लड है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, इसके कारण होता है, ठीक है। तीसरा, आर्टेरियल फ्लो कम हो जाने के कारण। चौथा, विजुअल एक्यूटी कम हो जाने के कारण। विजुअल एक्यूटी कितना हो जाएगा, तो लेस देन 20/100, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद और क्या होगा, तो इसमें मेनली अफरेंट पुपिलरी डिफेक्ट होगा। कौन सा, अफरेंट पुपिलरी डिफेक्ट। तो इस्कीमिया का तो आप समझ गए। अब हो गया नॉन इस्कीमिक। तो नॉन इस्कीमिक जो होता है वो माइल्ड होता है। इसमें मेनली क्या होता है, जो अफरेंट पुपिलरी डिफेक्ट होता है वो एब्सेंट होता है, और जो रेटिनल परफ्यूजन होता है वो सही होता है, इसलिए तो ये नॉन इस्कीमिक है। लेकिन बाद में अगर पूरी तरह ऑक्सीजन से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हटा गया तो ये जो नॉन इस्कीमिक है बाद में एक इस्कीमिक हो सकता है, ठीक है। तो इसको रिलेटिवली ये जो होता है वो कॉमन होता है, इसको इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें पोटेंशियली बाद में हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। ये एकाएक होता है और ये पेनलेस लॉस ऑफ विजन है। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी होता है। तो हम इसको देखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या, तो इसमें क्या होता है, ब्लड एंड थंडर, क्या, ब्लड एंड थंडर देखने को मिलता है। फिर से इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, तो इसमें मेनली हम सडन और पेनलेस लॉस ऑफ विजन देखते हैं। और क्या होता है, मोनो ऑकुलर लॉस ऑफ विजन होता है। क्या, मोनो ऑकुलर लॉस ऑफ विजन होता है। और जब इसका फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लड एंड थंडर। याद रखिएगा, ब्लड एंड थंडर, ठीक है। मे सी स्मॉल स्कैटर, ये स्मॉल स्कैटर हो सकता है, इसमें रेटिनल हेमरेज हो सकते हैं, कॉटन उल स्पॉट हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या, वाइटी पफी स्पॉट होता है जिसको कॉटन उल स्पॉट कहा जाता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसमें कभी कभी डीप और सुपरफिशियल दोनों तरह का रेटिनल हेमरेज होता है। ये जो सुपरफिशियल रेटिनल हेमरेज है ये मेनली ऊपर वाले पार्ट में हेमरेज करता है, डीप अंदर तक चला जाता है। तो जो सुपरफिशियल है मेनली हाइपरटेंसिव न्यूरोपैथी रेटिनोपैथी में देखने को मिलता है, और ये डीप है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में देखने को मिलता है। इसमें विट्रस हेमरेज रियली ही होती है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से आपको ये सेंट्रल जो इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक था उसके बारे में आपको रिवीजन करवा देती हूँ। ये हो गया नॉन इस्कीमिक, ये हो गया इस्कीमिक। फ्रीक्वेंसी नॉन इस्कीमिक की कितनी होती है, 75 से 80%, और जो इस्कीमिक है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है 20 to 25%, ठीक है। जब इसका VA की बात करें तो इसमें बेटर देन VA क्या होता है, तो विजुअल एक्यूटी की बात करें तो इसमें कितना होगा, इसमें मेनली 6 से 60 होगा, बेहतर होगा इसमें नॉन इस्कीमिक में। और इस्कीमिक में क्या होगा, वर्स होगा 6 से 60, ठीक है।
अब जब इसमें बात किया जाए किसका, तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट का, तो नॉन इस्कीमिक में रेयर ही होता है कोई भी विजुअल फील्ड डिफेक्ट। लेकिन जब इस्कीमिक की बात करें तो इसमें मेनली देखा जाता है क्या, विजुअल फील्ड डिफेक्ट कॉमन रहता है। फंगस देखा जाए तो नॉन इस्कीमिक में क्या होता है, लेस हेमरेज होता है और लेस कॉटन वूल स्पॉट होता है। लेकिन इस्कीमिक में बहुत ज़्यादा हेमरेज होती है और कॉटन वूल स्पॉट देखा जाता है। इस्कीमिक में गुड परफ्यूजन होता है, लेकिन नॉन इस्कीमिक में नॉन परफ्यूजन होता है। ERG इलेक्ट्रो रेडियोग्राफी करें तो नॉन इस्कीमिक में नॉर्मल होगा, लेकिन जब इस्कीमिक की बात करें तो जो बी वेव होता है वो रेड्यूस होता है और B/A रेशियो भी रेड्यूस होता है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो 50% बेहतर प्रोग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन इस्कीमिक में नियोवेस्कुलाइजेशन का चांसेस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये जो रेटिनल वेन ऑक्लूजन होता है ना, वो 50 साल से ज़्यादा के लोगों में होता है और 50% पेशेंट जो होते हैं उनको पहले से ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है। इसमें मेनली इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है, एलिवेटेड होता है। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात किया जाए तो मैकुलर इदीमा, नियोवेस्कुलर ग्लाकोमा और रेटिनल नियोवेस्कुलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके ब्रांचेस की बात करते हैं तो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, इसको शॉर्ट फॉर्म में CRVO भी कहा जाता है। ये CRVO क्या है, ये एक रेटिनल एबनॉर्मलिटीज है जिसमें मेनली चारों क्वाड्रेंट इन्वॉल्व रहता है। याद रखिएगा, जो जब सेंट्रल की बात किया जाए तो इसमें चारों क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें मेनली फंगस में क्या देखते हैं, स्पागेटी और केचप साइन देखते हैं। लेकिन जब ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट इन्वॉल्व रहता है। कितना क्वाड्रेंट, एक ही क्वाड्रेंट इन्वॉल्व रहता है। ये तो याद हो गया कि सेंट्रल में क्या है, चारों क्वाड्रेंट इन्वॉल्व रहता है और इसका जो साइन है वो मेनली क्या है, स्पागेटी एंड केचप फंगस। जब फंगस्कोपी में देखेंगे तो हमें क्या देखिएगा, स्पागेटी और केचप साइन दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन की बात करें तो इसमें सिर्फ एक क्वाड्रेंट इन्वॉल्व रहता है और इसमें ऑक्लूजन कहाँ पे होता है, जहाँ पे आर्टरी वेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कहाँ पर, जहाँ पे आर्टरी वेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और जिसके कारण क्या होता है, ऑक्लूजन देखने को मिलता है। ठीक है, अब है कि जो ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन है ये मेनली अपर या लोअर हाफ में होगा, इसलिए इसको हेमिस्फेरिक ब्रांच रेटिनो वेन ऑक्लूजन भी कहेंगे। अब ब्रांच रेटिनो वेन ऑक्लूजन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, BRVO। क्या है, BRVO। ठीक है, अब ये जो ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन है ये कभी कभी सिर्फ मैकुला को ही क्या करेगा, ये ऑक्लूजन के कारण सिर्फ मैकुला इफेक्ट होगा, तब उसको क्या कहेंगे, मैकुलर BRVO भी कहेंगे। क्या कहेंगे, मैकुलर BRVO। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए पार्टिकुलर हम CRVO के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये CRVO बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो CRVO के कॉजेज क्या हैं, इसके कॉज पहले ये ओल्डर पीपल में होता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के कारण होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस के कारण होता है और यंग वुमेन जो ऑलरेडी OCP ले रही हूँ उनमें होता है। फिर से ओल्डर पीपल में होता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन वाले पीपल में होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस में पीपल में होता है और यंग वुमेन जो क्या ले रही हैं, OCP ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हैं। ठीक है, पैथोजिनेसिस, जब पैथोजिनेसिस की बात करेंगे तो इसके पैथोजिनेसिस में क्या आएगा, इसमें मेनली सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन क्या करता है, शेयर करता है कॉमन एडवेंशियस शीथ को, जिसके कारण आर्टरी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। आर्टरी में मेनली 3 लेयर होता है, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना। तो कौन सा लेयर थिक होता है, मीडिया वाला, ये थिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्लूजन होता है। ये मेनली होता कहाँ है, तो क्लोज टू लैमिना क्रीबोसा में होता है। किसमें, लैमिना क्रीबोसा में होता है।
ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होगा, डिम लाइट में आपको क्या दिखाई नहीं देगी, और इसमें आपका वोल्टेज क्या हो जाता है, सडन ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब इसका जब देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई देगा, इसका क्लिनिकल फीचर्स में, तो इंटायर रेटिना में क्या हो रहा है, फ्लेम शेप्ड हेमरेज है। कैसा, फ्लेम शेप्ड हेमरेज। अब पूरे में हेमरेज हो गया तो हमारा कैसा दिखेगा फेंडोस्कोपी में, टोमेटो केचप की तरह। कैसा, टोमेटो केचप की तरह, या इसी को कहते हैं स्प्लाश टोमेटो की तरह दिखेगा, या ब्लड एंड थंडर फंडस दिखेगा। और क्या क्या दिखेगा, तो सॉफ्ट एक्सुडेट देखेंगे, और हमारा वेन डायलेटेड और टॉर्सियस होया हुआ रहेगा, डिस्क में इदीमा रहेगा, ठीक है। तो CRVO का ये हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। तब जब ऑक्लूजन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पास नहीं कर पाएगा, तो इसके कारण हाइपोक्सिया होंगे। हाइपोक्सिया होगा तो स्टार्टिंग से ही बताती जा रही हूँ, क्या होता है, VEGF रिलीज होता है, वेस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, नया ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नियो वेस्कुलाइजेशन, और इसको बाद में हम नियो वेस्कुलर ग्लोकोमा का भी नाम देते हैं। अब वो कोई बोलेगा कि इसमें ये जो हमारा CRVO है, ये इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लॉस ऑफ विजन कौन है, तो मैकुलर इदीमा। याद रखना, क्या, मैकुलर इदीमा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लॉस ऑफ विजन है। दो तरह का होता है, इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक। इस्कीमिक क्या होता है, 25% होता है, नॉन इस्कीमिक 75% होता है, ठीक है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब हम देखिए यही है, क्या पूरा लग रहा है ना कि टोमेटो केचप की तरह है, जब इसका पिक्चर देखते हैं तो, और ये ब्रांच की तरह है। ये क्या है, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, कोई एक क्वाड्रेंट को अफेक्ट करता है, पूरे क्वाड्रेंट को अफेक्ट नहीं करता है। सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन में क्या होता है, रेटिनल वेन चारों क्वाड्रेंट को अफेक्ट करता है, लेकिन जो उसमें देखते हैं किसमें, ब्रांच में, तो कि सिर्फ एक क्वाड्रेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। जब ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करेंगे तो क्या दिखेगा, सिस्टोइड मैकुला इदीमा दिखेगा। इसलिए तो कहते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लॉस ऑफ विजन क्या है, मैकुला इदीमा। जब फंडस फ्लोरोसेंस एंजियोग्राम करते हैं तो पैथोलॉइड अपीयरेंस दिखेगा मैकुला में। कैसा, तो पैथोलॉइड अपीयरेंस, ठीक है। देखिए अपीयरेंस दिख रहा है ना, ये मेनली क्या है, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो रहा है कहाँ, तो इंफ्रो टेम्पोरल वेन में, इंफ्रो टेम्पोरल वेन में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैकुला इदीमा जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है उसके बारे में देखते हैं। तो जो मैकुला इदीमा है वो इन्वॉल्व करता है मोस्ट ऑफ द CRVO पेशेंट, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके कारण मेनली हमारा सेंट्रल विजन क्या होता है, परसिस्टेंट डिक्रीज करता है, लगातार डिक्रीज करते जाता है, और इसके कारण क्या होता है, ये मेन कॉज हो जाता है सेंट्रल विजुअल एक्यूटी के रिडक्शन का। क्या है, मेन कॉज। तो इसमें हम क्या क्या देते हैं, इंट्रा एंटी VEGF देते हैं ट्रीटमेंट में। क्या देते हैं, इंट्रा एंटी VEGF। क्यों, तो सबसे पहले अभी देखिए हाइपोक्सिया के कारण क्या होता है, VEGF का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण नियोवेस्कुलाइजेशन होता है और बाद में वो रैप्चर होकर हेमरेज करता है। तो VEGF को रोकना पड़ेगा, इसलिए इंट्राविट्रल हम एंटी VEGF देते हैं। यह है एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, याद रखिएगा। और ये देते कैसे हैं, तो इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात किया जाए, पहले इसका बात करते हैं फिर कंजर्वेटिव का बात करेंगे। उसके बाद क्या देंगे, इंट्राविट्रल स्टेरॉयड देंगे। ये इफेक्टिव होता है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, बाद में हमें ग्लूकोमा या कैटरेक्ट होने का डर है। लेजर ट्रीटमेंट करेंगे मैकुला इदीमा के लिए, लेकिन ये भी इनइफेक्टिव होता है। ग्रीड पैटर्न आर्गन लेजर थेरेपी करेंगे अगर ये BRVO क्रोनिक हो जाए तो। और ये ग्रीड पैटर्न आर्गन लेजर थेरेपी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। और कंजर्वेटिव में क्या करेंगे, पहले तो इसके BP और डायबिटीज़ को हम कंट्रोल करेंगे, IOP को कंट्रोल करेंगे, उसके साथ साथ एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स भी देंगे,
ठीक है। उसके बाद वेट और वॉच करेंगे जब तक कि हैमरेज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले बीपी और डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, फिर इंट्राओकुलर प्रेशर को कंट्रोल करेंगे और उसके साथ एंटी ग्लूकोमा ड्रग देंगे। फिर देखेंगे जब तक कि हैमरेज ना हो जाए, 6 मंथ तक देखेंगे। उसके बाद अगर मैकुला एडिमा मिला तो हम क्या देंगे, इंट्राविट्रल एंटी VEGF ड्रग देंगे और इंट्राविट्रल स्टेरॉयड देंगे। लेकिन जो इंट्राविट्रल स्टेरॉयड है ना, इससे बाद में हमें ग्लूकोमा या कैटरेक्ट होने का खतरा है, इसलिए जो मेनली दिया जाता है वो एंटी VEGF ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक होता है आइरिस और रेटिनल नियोवेस्कुलाइजेशन इन रेटिनल वेन ऑक्लूजन। आइरिस में कैसे कैसे नियोवेस्कुलाइजेशन के कारण अफेक्शन होता है, देखिए। ये मेनली 1/3 ऑफ सेंट्रल रेटिना वेन ऑक्लूजन क्या होता है, इस्कीमिक होता है। 1/3 कितना होता है, इस्कीमिक होता है। 2 तरह का होता है, इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक। तो जो आइरिस और रेटिनल नियोवेस्कुलाइजेशन होता है उसमें 1/3 क्या होता है, इस्कीमिक होता है। इस्कीमिक के कारण क्या होता है, विजुअल एक्यूटी वर्स हो जाते हैं। लगभग कितना हो जाएगा, 20/100 से भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफरेंट पेपिलरी डिफेक्ट होता है। तो रिलेटिव एफरेंट पेपिलरी डिफेक्ट के कारण क्या होता है, विजुअल एक्यूटी कम हो जाता है, ठीक है। इसमें है ना, जब हम देखेंगे FFA में, ये फंडोस्कोपी फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी में, तो मोर देन 10 डिस्क एरिया क्या होता है, रेटिना का इस्कीमिक होता है, ठीक है। मैंने हाफ ऑफ द इस्कीमिक आई में हम क्या देखते हैं, एंटीरियर सेगमेंट मेनली इफेक्ट होता है, आइरिस और एंगल, और उसमें नियोवेस्कुलाइजेशन होता है जिसको हम नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा भी कहते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। याद रखना, जो हमारा नियोवेस्कुलाइजेशन है, नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा है, उसका है पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। लेकिन जो हमारा मैकुलर इडिमा है उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, VEGF, ठीक है, एंटी VEGF, याद रखिएगा। अब जो ये कौन सा है, ये आइरिस वाला नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा, इसमें इंट्राविट्रल एंटी VEGF भी देते हैं। BRVO मेनली 40% नियोवेस्कुलाइजेशन इसमें डेवलप्ड होता है और मोर देन 5 डिस्क डायमीटर मेनली इस्कीमिक होता है। इस्कीमिक मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होती है इसमें, ठीक है। हम इसमें सेक्टरल लेजर फोटोकोगुलेशन भी करते हैं इस्कीमिक एरिया में, और क्या करते हैं, विट्रस हैमरेज के रिस्क को कम करते हैं। देखिए ये जो आई है ये कैसा आई है, टरूबियोसिस इरियादिस के कारण है। इसमें आइरिस में क्या हुआ है, नियोवेस्कुलाइजेशन हुआ है। देखिए आइरिस में मेनली तो वेस्कुलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हो रहा है, ठीक है। देखिए दिख रहा है ना आइरिस में वेस्कुलाइजेशन। अब दूसरा क्या है, सेंट्रल रेटिनल ऑक्लूजन। क्या है, सेंट्रल रेटिनल ऑक्लूजन। नाम से ही देखिए क्या है, रेटिनल के आर्टरी में प्रॉब्लम हुआ है। किसके में, तो रेटिनल के आर्टरी में। ये जो होता है ये भी सडन होता है, और क्या होता है इसमें भी सीवियर लॉस ऑफ विजन होता है, लेकिन विदाउट पेन, इसमें पेन नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी वेनस वाला में भी देखे थे कि कोई भी पेन नहीं हो रहा था। ये मेनली ट्रांसिएंट विजुअल लॉस होता है। कैसा, तो इसमें ट्रांसिएंट विजुअल लॉस होता है, और जो इसमें लॉस होता है वो कैसा होता है, एमाउरोसिस फॉगस से ये मेनली देखते हैं, ठीक है। ये मेनली किस में सजेटिव होता है, तो जियांट सेल अर्थराइटिस या रेटिनल इम्बोली में भी देखने को मिलता है। अब इम्बोली मतलब तो जानते ही हैं कि रुकावट, ठीक है। जब इसका क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है। लेकिन जब ये वेनस की बात कर रहे थे तो उसमें मोनोऑकुलर लॉस ऑफ विजन था। इसमें जो रेटिना है वो पेल हो जाता है, क्योंकि आर्टरी अफेक्ट होता है। मेनली रेटिना का कलर रेड होता है, जो बाद में पेल हो जाते हैं, ठीक है। कैसा, पेल, याद रखिएगा। और इसमें मेनली कैसा स्पॉट देखने को मिलता है, तो चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है, वो भी फोविया पे। कैसा, चेरी रेड स्पॉट, वो भी फोविया पे, ठीक है। ये परमानेंट और एक्सटेंसिव लॉस ऑफ विजुअल फील्ड है। इसमें मेनली क्या होता है, 25% है प्रिजर्व सेंट्रल विजन। इसमें सेंट्रल विजन प्रिजर्व रहता है 25%, क्योंकि
यहाँ पे जो ये परफ्यूजन होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलियो रेटिनल आर्टरी के कारण होता है। इसलिए अगर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में ऑक्लूजन भी हो तो थोड़ा कम इफेक्ट होता है। ठीक है, अब क्या है RAPD, इसमें मेनली एप्रिसिएटेड होता है। RAPD का फुल फॉर्म क्या होता है? आर से रिलेटिव एफरेंट पेपिलरी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है? देखने को मिलता है। इसमें ओपासिएशन और पैलर भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्रैक्शन होता है। रेटिना ही मेन होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? ये इन्फ्रैक्शन होने का डर होता है। इसमें मिली हम कैटल ट्रैकिंग देखते हैं। कैटल ट्रैकिंग में मतलब कि थोड़ा ब्लड लॉस हुआ है, फिर यहाँ फिर इतना ऐसे ऐसे करके ब्लड जमा हुआ दिखेगा। तो ये कैसा दिखता है? कैटल ट्रैकिंग की तरह दिखता है। और फोविया पे इसका मेन क्या है? चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंगस जो अबनॉर्मलिटी है वो मेनली रिजॉल्व हो जाता है 4 से 6 वीक में। ठीक है, लेकिन वो ऑप्टिक डिस्क को कैसा छोड़ देगा? पेल ही छोड़ देगा। उसका कलर फिर से वापस रेड नहीं होता है। अगर इसको माने त्रियत नहीं करे तो विजुअल लॉस होने का खतरा है। ठीक है, देखिए ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, लेकिन इसमें जो सिलियली आर्टरी होता है वो रुका हुआ यहाँ पर देखिए, है ना। अब ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, ये क्या होता है? इसमें सेंट्रल ब्रांच में तो आपको पता ही है, सेंट्रल चारों क्वाड्रेंट को अफेक्ट करता है, ब्रांच सिर्फ किसी एक क्वाड्रेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये भी सडन पेनलेस विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है। इसमें हमारा फोवियल क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। और ये इसमें हम मेनली इन्फ्रैक्शन देखने को मिलते हैं। इम्पेयरमेंट जो होता है यूजुअली परमानेंट होता है, इम्बोलिक होता है। इम्बोलिक मतलब कि आपको पता ही है 2 तरह का होता है ऑक्लूजन, थ्रोम्बोटिक और इम्बोलिक। इम्बोलिक ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक वेसल होते हैं वहाँ पे जाके ये क्या हो जाता है? ऑक्लूड हो जाता है, जिसके कारण वो पाथ इस्कीमिक हो जाता है और पता करना बहुत हार्ड रहता है। और ये मेनली अल्थेरोस्क्लेरोसिस वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, वुल्वल डिजीज या कैरोटिड डिजीज वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ये देखिए ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हो गया। अच्छा, अब ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कौन आर्टरी है और कौन वेन है? ये जो डार्क कलर का है ये वेन होता है, और जो ब्राइट कलर का है वो आर्टरी होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्रांच रेटिनल आर्टरी में ऑक्लूजन हो रहा है। यहाँ पे देखिए कोई एक क्वाड्रेंट क्या है? इन्वॉल्व है। ठीक है, देखिए क्या है? कोई एक क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि पेल हो जाता है ना इसमें। अगर इमेजिंग करेंगे तो 2 के द्वारा करते हैं, या तो FFF या OCT। FFA में क्या देखेंगे? डिले फीलिंग हो रहा है और प्रोलॉन्ग एट्रोवेनस ट्रांजिट टाइम हो रहा है। लेकिन OCT में देखेंगे हाइपर रिफ्लेक्टिविटी, और उसमें क्या देखेंगे? हमारा इनर रेटिना जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मेनली कहाँ पर? तो ऑटर प्लेक्सिफॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो कह रहा है ये देखिए, ये फंडोस्कोपी में मेनली दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है इसमें? इस्कीमिक पाथ। ये वाला पाथ क्या है? इस्कीमिक है। ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में क्या है? तो इसमें मेनली हम देते हैं इरिवर्सिबल डैमेज इसमें होता है, मतलब इसको कभी भी हम सही नहीं कर सकते। अगर ये डैमेज को हम विदिन आवर सही नहीं करें तो इसको कभी भी हम सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर पता चले कि आपको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हो रहा है तो इमीडिएटली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। इसमें ऑर्बिटल मसाज किया जाता है ताकि क्लॉथ जो जम रहा है उसको सही कर सके। IOP को रिड्यूस किया जाता है एसीटाजोलामाइड और मैनिटोल देके। वो मैनिटोल कैसे देते हैं? IV देते हैं। और वैसोडाइलेटर दिया जाता है। वैसोडाइलेटर में कौन सा है? नाइट्रोग्लाइसिन, आइसोसोर्बाइड। ठीक है, क्या क्या देते हैं? और देते हैं नाइट्रोग्लाइसिन, आइसोसोर्बाइड और पेंटोजीफाइलिन देते हैं। ठीक है, और क्या क्या करते हैं? तो जिसको जियांट सेल अर्थराइटिस है उसको हाइड्रोजब कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब आपको एक चीज़ समझना होगा, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन और सेंट्रल
रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो सेंट्रल आर्टरी का बताती हूँ, आर्टरी वाला जो होता है, आर्टरी और वेन करती हूँ तो आपको इजी होगा। जो आर्टरी ऑक्लूजन होता है वो क्या होगा, सडन होगा, प्रोफाउंड विजन लॉस होगा, पेनलेस होगा और क्या होता है, कंप्लीट लॉस होता है। लेकिन जो CRVO है ये ब्लर इसमें विजन होंगे, पेनलेस होगा और मोनोऑकुलर होगा। ठीक है, जो वेन वाला में होता है उसका रिस्क फैक्टर क्या है, स्ट्रोक, हाइपर कोगुलेशन, ग्लाउकोमा, थायराइड या और वाइटल ट्यूमर। लेकिन जब हम आर्टरी वाला का बात करें तो एम्बोलिज्म, वेस्कुलरिटीज, वेसोस्पाज्म, सिकल सेल एनीमिया, ट्रॉमा और ग्लाउकोमा हो सकता है। ठीक है, फिर से अगर वेन की बात करें तो डायग्नोसिस ऑप्टिक डिस्क धीमा होगा, ब्लड एंड थंडर देखने को मिलेगा। लेकिन CRAO मतलब कि आर्टरी की बात करें तो इसमें रेटिनल क्या होगा, पेलर हो जाएगा। मतलब कि वेन वाला में इदीमा हो जाता है, फूल जाता है, हेमरेज देखने को मिलता है। लेकिन आर्टरी वाला में पेल हो जाता है कलर और चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है। इसमें एफरेंट पपुलरी डिफेक्ट प्रेजेंट भी होता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेन वाला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेन वाला में क्या है, कंसल्ट करना चाहिए किसको, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को, और कोई भी इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन आर्टरी वाला में क्या होता है कि आपको कंसल्ट करना चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को, और केस रिपोर्ट देना है किसको किसका, तो इंट्रा आर्टरियल TPA का। इसमें लिमिटेड एविडेंस होते हैं ट्रीटमेंट का, डिजिटल मसाज, लोअरिंग इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंट्राओकुलर जैसे हमने रिवीजन किया था सेंट्रल का, वैसे ही अब ऑकुलर का रिवीजन कर लेते हैं, सॉरी आर्टरियल का रिवीजन कर लेते हैं। जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन होता है ना, उसका जो मेन रिस्क फैक्टर होता है वो है ओल्ड पीपुल, उसमें भी था। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, उसमें भी था। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस, मतलब वेन और आर्टरी के दोनों का ऑक्लूजन का सेम रिस्क फैक्टर है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, कैरोटिड अल्टेरोस्क्लेरोसिस होगा, जिससे इम्बोलस होगा, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ऑक्लूजन होता है। लेकिन जब उसमें बात करें तो ऐसा ऑक्लूजन नहीं होता, उसमें क्या होता है, हाइपोक्सिया के कारण होता है। ठीक है, साइट की बात किया जाए तो नैरोएस्ट साइट कौन सा है, तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ठीक है, मेनली कहाँ पे, तो पोस्टीरियर टू लैमिना क्या है, क्रीब्रोसा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्बोलिज्म जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है CRAO का, और इसमें कैसा प्लेक्यू देखने को मिलता है, तो हॉलैंड हॉर्स प्लेक्यू देखने को मिलता है। क्या, हॉलैंड हॉर्स प्लेक्यू देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर वही कंप्लीट क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। ठीक है, अगर इसका ये क्लिनिकल ये मैग्नीफिकेशन की बात करें तो इसमें चेरी रेड स्पॉट फोबिया में देखने को मिलेगा, और उसके चारों तरफ रेटिना वाइट हो जाएंगे क्योंकि पेल हो जाता है ना। ठीक है, और क्या मिलेगा, कैटल ट्रक बॉक्स का अपीयरेंस मिलेगा, क्योंकि ब्लड कॉलम में क्या आ जाते हैं, डिसकंटिन्यूटी आ जाता है। कैसा, तो ऐसा दिखेगा, मतलब यहाँ पर ब्लड दिखेगा, फिर यहाँ पे नहीं दिखेगा, फिर ब्लड दिखेगा, फिर ब्लड नहीं दिखेगा। तो ये कैसा लग रहा है, कैटल के ट्रक बॉक्स की तरह लग रहा है। ठीक है, रेटिनल इस्कीमिक टाइम कितना है, 90 मिनट, और पार्शियल रिकवरी कब तक हो सकता है, 240 मिनट तक, और इरिवर्सिबल मतलब 24 घंटा से आगे हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, फिर ये इसके जो लॉस हुआ है वो वापस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑकुलर मसाज करेंगे, उससे सही नहीं हुआ तो उसका IOP कम करेंगे, मैनिटोला एसिटाजोलामाइन देकर, उससे भी कम नहीं होगा तो पैरासेंटेसिस करेंगे, एस्पिरेशन करेंगे, किसके द्वारा, एक्वस से, कहाँ से, एक्वस चैम्बर केस से, तब भी ठीक नहीं हुआ तो कार्बोजन देंगे, CO2 प्लस O2 इनहेलेशन के थ्रू, जिनमें O2 95% रहेगा, CO2 5% रहेगा, तब भी नहीं देंगे तो IV हेपारिन देंगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर देंगे, लेकिन इसके कारण क्या हो सकता है, हैमरेज होने का डर है। ठीक है, अब एक होता है ऑकुलर परफ्यूजन प्रेशर देखना, तो उसमें क्या करेंगे, मीन ब्लड प्रेशर को इंट्रा ऑकुलर प्रेशर से
माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑकुलर परफ्यूजन प्रेशर। अब एक लास्ट बचा है क्या, रेटिनल आर्टेरियल मैक्रो एन्यूरिज्म। क्या, रेटिनल आर्टेरियल मैक्रो एन्यूरिज्म। देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, ये कैसा होता है, फ्यूसिफॉर्म और रॉन डायलेशन होता है रेटिनल आर्टरी में। एन्यूरिज्म में तो मतलब तो आपको पता ही है, मैक्रो एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है, ब्लड वेसल वीक हो जाती हैं और कभी कभी उसमें ऐसे सैक पॉच भी बन जाता है जो कभी भी रैप्चर कर जाता है। मैक्रो एन्यूरिज्म मतलब कि बहुत ही बड़ा पाथ अफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, फ्यूसिफॉर्म या रॉन डायलेशन हो जाएगा रेटिनल आर्टरी का। ये कब हो इसके कारण क्या हो सकता है, ये मेनली वहाँ पर होता है ना जहाँ पे रेटिना क्या हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है इस तरह का ब्रांच से। तो ये मेनली इस पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। ये मेनली यूनिलेटरल होता है और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सुपरो टेम्पोरल आर्टरी में देखने को मिलता है। टू थर्ड इसमें क्या है, पेशेंट में हाइपरटेंशन होता है जिसके कारण इदीमा, एक्सीडेशन और हेमरेज होने का खतरा है। ऐसे भी वो वीक पाथ हो जाता है तो हेमरेज तो होगा ही, और हेमरेज के साथ साथ फाइब्रोसिस और रिजोल्यूशन भी होने का डर है। तो अगर इदीमा और हेमरेज होगा तो इसके कारण हमारा जो मैकुला है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ्लुएंट लेजर कोआगुलेशन। मेनली जो मैकुला है वो अगर वो अफेक्ट होता है तो हमें लेजर कोआगुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट अफेक्ट हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेमरेज देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट में हेमरेज देखने को मिल रहा है। अगले वीडियो में हम रेटिनोपैथी लेके आएंगे, रेटिनोपैथी अपनी प्री मैच्योरिटी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।